जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। हम आप लोगों को चल रहा था क्या, वर्णमाला चल रहा था। वर्णमाला में हम आप लोगों को बता चुके थे, वर्णों की संख्या बता चुके थे। आज फिर वहीं से रिपीट करते हुए आपको बताया था कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या तक बता दिए थे। आज बताएंगे उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप लोग धैर्य से, शांति से बना करके बैठे रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा आज हिंदी पढ़ने में। ठीक, तो हमने उस दिन आप लोगों को बताया था वर्णमाला। वर्णमाला एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट में सब। वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या बताया था हमने, कितना बताया था? वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी थी? 52 था। ठीक है, तो लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितना था? 46 था। तो वही चीज़ आज हम आगे आप लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के द्वारा वर्णों की संख्या कितना है? 46 है। कितना है? 46। कितना है? 46। अब ये 46 वर्ण आपको कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से वर्ण को काउंट किया है, किसको किसको नहीं काउंट किया है, इसके पहले वीडियो में आपको बता भी दिए हैं। और अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जा करके उस वीडियो को देखिए और हम इसको यहाँ पर भी रिवाइज करवा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के। ठीक है, 46। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितना था? 46 था। हमने उस दिन आपको एक ट्रिक बताया था, कचट तप। कचट तप का मतलब होता है क से म तक। क से म तक क्या होता है? देखिए, एक होता है हमारा 11 स्वर होता है। 11 स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होता है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। उन्होंने 13 किसको किसको माना है? अन और अह। जो अन है और क्या है? अन अह। अन अह, ये दोनों वर्ण को मिलाकर के इन्होंने स्वर को 13 माना है। और जो हमारा मूल व्यंजन होता है, मूल व्यंजन हमारा कितना होता है? 33 होता है। मूल व्यंजन कितना होता है? 33। मूल व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 33 होता है। अब कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो किसको किसको, कामता प्रसाद गुरु जो हैं वो किसको किसको माने हैं? तो हमने बताया था आपको 13 स्वर उन्होंने माना है। कौन कौन सा? 13 स्वर। 13 स्वर में जो 11 मूल स्वर होते हैं उसमें 2 बढ़ाए, 2 स्वर को और काउंट किए उन्होंने, किसको किसको? अन और आह को। 13 स्वर मान लिए। 25 स्पर्श व्यंजन। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। 25 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब इसी स्पर्श व्यंजन को हमने उस दिन पूरा काउंट करके लिख करके बताया था। कचट तप। कचट तप का अर्थ क्या होता है? कचट तप। कचट तप का मतलब होता है क से म तक। मतलब क वर्ग हो गया, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ये क्या हुआ? क, ख, ग, घ, अंगा। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। और हमारा कचट तप, क, च, ट, त, प, कचट तप 5 है। 5 25 कितने हुए? स्पर्श व्यंजन हमारा कितना हुआ? और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर यानी 5वां अक्षर जो होता है उसे क्या कहते हैं? नासिक कहते हैं या नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक या नासिक कहते हैं ना, नासिक कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? नासिक होता है। जो नाक के आधार पर अगर आप लोग बोल करके देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा का कर रहे हैं तो आप क्या, नाक की आवाज आ रही है ना, तो उसी 5वां अक्षर क्या हुआ? हमारा नासिक हो गया। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। और हमारा अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। हमने इसको किसको किसको काउंट कराया था? य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, और 4 हमने क्या बताया था? ऊष्म व्यंजन। 4 हमने क्या बताया था? ऊष्म व्यंजन। 4 हमने क्या बताया था? ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये हमारा क्या? अंतःस्थ है, अंतःस्थ। ठीक, और ये हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन में आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं? क्या होता है? स, श, श, ह। क्या होते हैं? स, स, श, ह। क्या होता है? स, श, श, ह। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? ऊष्म व्यंजन हो गया। तो देखिए क्या हुआ? 25 और इधर 4 कितना हुआ? 29, 4 33 और 13। 33 प्लस 13 कितना हो गया? जोड़ करके अब देखो 6 हो गया और 3 1 4, तो कितना आ गया? 46 वर्ड आ गया ना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितना हुआ? 46 वर्ड हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है? उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या जो है हमारा 51 होता है। कितना होता है? 51 होता है। अब इन्होंने 51 किसको किसको काउंट किया है? इन्होंने 51 काउंट किया है जो हमारा री होता है। अच्छा, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? पूरे वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो हमारा कितना होता है? 52 होता है। लेकिन कामता प्रसाद के अनुसार 46 हो गया और उदय नारायण तिवारी के अनुसार क्या होगा? 51 होगा। 51 में उन्होंने जो री हमारा होता है, री को उन्होंने काउंट नहीं किया है। ठीक है, अब वो 51 वर्ण किसको किसको काउंट किए हैं? 11 तो हमारा मूल स्वर होता है, हमने बताया। 25 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 25 हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। 4 हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, 4 हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक, और 4 हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, 4 हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, और 2 हमारा द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक, और 2 हमारा अयोगवाह व्यंजन होता है। कितना होता है? अयोगवाह। अब जरा इसको काउंट करिए, देखिए 51 आएगा। ठीक है, 25 4 29 4 33। ठीक, 33 और 4 37 हो गया। 37 38 39 40 41। 41 इधर आ गया। इकतालीस और 11 कितना हो जाएगा? 41 नहीं 40 ही आना चाहिए। ठीक, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 4 कितना होगा? बताओ। 41 और 4 कितना हुआ? 52 हो गया। ठीक, अब उन्होंने 52 हो गया, तो ये हमारा जो 52 है, 52 को हम पूरा वर्णमाला में पूरे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। लेकिन उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो होता है वो क्या है? 51 होता है। तो जो स्वर हमारा 11 मूल स्वर होते हैं उसमें री भी काउंट होता है, लेकिन हमारे उदय नारायण तिवारी जी जो हैं वो री को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा स्वर मूल स्वर है जो 11 होता है, उन्होंने 10 को ही मूल स्वर माना है। तो हम अगर यहाँ पे 10 कर देते हैं, स्वरों को उन्होंने 10 ही काउंट किया है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 41 ये आएगा, 41, और स्वरों की संख्या हमारा कितना है? 10 होता है। स्वरों की संख्या 10, तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 51 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। 100% गारंटी है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे वर्णमाला। हमने सब कुछ, एक मिनट और एक चीज़, जब अगर आ ही गया है तो अब वर्णों की संख्या, अब क्या है? वर्ण। अब जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो वर्ण होता है, अच्छा भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहा जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज ये इस बात का हो जाता है कि कभी कभी ध्वनि और वर्ण दोनों दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? वर्ण और ध्वनि दोनों दे दिया जाता है।
तो उस टाइम ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम कब वर्ण का चुनाव करें और कब ध्वनि का चुनाव करें। तो आइए आज हम आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या कहें हम कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हमने क्या कहा था, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर यही चीज पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। अब आप लोग कंफ्यूजन, अगर क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में अगर सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो आप वहां पे ध्वनि ही का चुनाव करेंगे। अगर आपको लिखित में पूछ लिया जाए तब आप वर्ण का चुनाव करेंगे, अगर मौखिक में पूछ लिया जाए तो आप ध्वनि का चुनाव करेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम वर्णमाला। हमने बता दिया इसके पहले कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। वर्ण प्लस माला, ये हमारा दो शब्दों से बना है, वर्ण प्लस माला, ठीक। वर्णमाला दो शब्दों से बना है, वर्ण प्लस माला। अच्छा, वर्ण का मतलब होता है अक्षर भी हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक। और माला का मतलब क्या होता है, माला का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम, ठीक, व्यवस्थित क्रम, ठीक है। और या तो इसी को हम कह सकते हैं समुदाय, इसी को क्या कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है व्यंजन को हम आगे चल करके पढ़ेंगे, पहले हम स्वर को खत्म करेंगे। अब हमारा स्वर आता है, स्वर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, मूल स्वर है, दूसरा क्या है, संधि स्वर है। अच्छा, मूल स्वर की संख्या कितना होता है, मूल स्वरों की संख्या होती है 4 होता है। अब 4 होता है तो कौन कौन से होता है, ठीक, आइए बताते हैं। अ हो गया, छोटी ई हो गया, एकदम ठेठ भाषा में समझिएगा, ठीक है, इसमें कोई नहीं दिक्कत है। छोटी, फिर क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया, फिर क्या हो गया, री। अगर जिसको एकदम भी नहीं समझ में आ रहा होगा उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है हम। और यहाँ पे क्या है, री है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में कि स्वर जो होता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा होता है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो री होता है, ठीक। अब ये हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम संधि स्वर में। संधि स्वर हमारा 2 भागों में बांटा जाता है, यहीं पे हम बता दें, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक। यहीं पे हम संधि स्वर को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब किस किस भागों में बांटते हैं, पहला क्या है, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, ठीक। और दूसरा क्या है, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, क्या है, संयुक्त स्वर। अब अगर पूछ लिया जाए मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होता है, ठीक। कितना होता है, 4 होता है, नहीं 3 होता है। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होता है। और अगर यही पूछ लिया जाए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर की संख्या होता है 4 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, इसी को ऐड करके कितना बताएंगे, 7 बता देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें हम काउंट आपको कराते हैं कि मूल स्वर जो दीर्घ स्वर होता है वो होता कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कौन कौन से होते हैं वर्ण, पहला क्या है, बड़ा आ, फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है, बड़ी, फिर बड़ा ऊ, ठीक। कितना, 3 हो गया ना। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी और कौन, बड़ा ऊ। अच्छा, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या लिखा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ,
ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अ धन अ बराबर क्या हुआ, आ हो गया। ठीक, अब ई धन ई बराबर क्या हुआ हमारा, बड़ी ई हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊ धन ऊ बराबर क्या हुआ, बड़ा ऊ हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, समान जाति के हैं। क्या है, समान जाति की, एक ही समुदाय के लोग हैं। और जब एक ही वर्ग के लोग अगर मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सजाति कहा जाता है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे सजाति पद और विजाति पद पढ़े होंगे, तो वैसे हिंदी में है सजाति है और विजाति है। ठीक है, अगर सेम वर्ग के एक वही अगर अक्षर दो बार मिल करके अगर कोई बड़ा अक्षर का योग बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सजाति स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सजाति। उसे क्या कहा जाता है, सजाति स्वर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको सजाति स्वर। अब इसी प्रकार हम आ जाते हैं आगे, हमारा क्या था, सजाति स्वर हो गया था। ठीक, अब सजाति स्वर में अब क्या है हमारा, संयुक्त स्वर। क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, 4 आते हैं। आइए संयुक्त स्वर में हम बता देते हैं। संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। ठीक, संयुक्त स्वर में कौन कौन से आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है और कौन सा, औ आता है। ठीक है, अब देखो, अब ये किससे किससे बनता है, सब में याद करने की तरीका देखिए। सब में क्या पहले लगा दो, अ लगा दो। सब में क्या लगा दो, अ लगा दो। सब में अ लगा दो। ठीक, अब प्लस, अगर ए हमें बनाना है, ए बनाना है, इसमें ई जोड़ो। क्या बन गया, ए बन गया। ठीक, अब देखो जब ई जोड़ दिए, अब अगर हम ए बनाना है तो यहाँ पे धन करो और इसको उठा के लाओ, रखो ए को। अब ए धन आ बराबर क्या हो गया, ए हो गया। अब ओ बनाना है, ओ बनाना है तो आ है, अब प्लस ऊ कर दो। ठीक, तो अ धन ऊ से क्या बना हमारा, ओ बन गया। अब देखो हमें औ बनाना है तो प्लस करो, अब ओ को उठा के लाओ यहाँ रखो। समझ में आ रहा है ना, ओ को उठा के लाओ यहाँ। अ धन ओ बराबर क्या हो गया, अ हो गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे सेम वही समुदाय के लोग नहीं है, अलग हैं। यहाँ पे अ है तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे अ है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे अ है तो यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे अ है तो यहाँ पे ओ है। सब अलग अलग चेंज है ना। जब चेंज होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संधि, मतलब जोड़ा जाता है। अगर जोड़ा जाता है और हमारा अलग अलग है तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं विजाति स्वर। क्या कहते हैं, विजाति स्वर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, समझ रहे होंगे। अब विजाति स्वर आपके क्वेश्चन में, आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो आपसे संधि स्वर कह करके पूछ लेगा, या तो आपको सजाति स्वर कह करके पूछ लेगा, या तो आपको संयुक्त स्वर, या तो आपको सॉरी विजाति स्वर कह देगा, या तो सजाति स्वर कह के पूछ लेगा। लेकिन आपको सब पूरा इतना जितना हमने ग्राफ बनाया है उतना ग्राफ आप लोगों को एक बार फिर से पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बन, आप एक भी क्वेश्चन न छोड़ करके आए। ठीक है, अब इसके आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार पढ़ाएंगे। फिर उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार पढ़ाएंगे, लेकिन कल हम क्या पढ़ाएंगे आपको, स्वर के प्रकार। तो अगली वीडियो में स्वर के प्रकार पढ़ाएंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।